हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अमेरिका आज के दिन जिस तरीके से 20 जनवरी को जो बाइडेन जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करी और लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं उनको अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद पूरी की पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए। लेकिन अब असलियत में उनकी जो भी पॉलिसीज़ दुनिया को लेकर हैं उन सभी के ऊपर एक पिक्चर क्लियर होती जा रही है। लेकिन असलियत में उनके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां नजर आई। नॉर्मली अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो दुनिया के अंदर अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी और मेन चैलेंजेस हैं उनको अगर आप हाईलाइट करके देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस अगर पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के लिए हैं तो उनको देखें तो यहाँ सबसे प्राइम चैलेंज है चाइना। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना। चैलेंज नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ जो बाइडेन इज चाइना। चैलेंज नंबर 2 उसी देश के अंदर वहीं पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर चैलेंज नंबर 2 है नॉर्थ कोरिया। बहुत तगड़े पुराने पंगेबाजियां हैं। चैलेंज नंबर 3 अगर आप देखें तो यहां अमेरिका के सामने अफगानिस्तान है और चैलेंज नंबर 4 अमेरिका के सामने ईरान है। चैलेंज नंबर 5 अगर आप देखें तो अमेरिका के सामने रशिया है और चैलेंज नंबर 6 अमेरिका के सामने यहां पर इधर मेडिटेरेनियन सी में सर उठाता हुआ टर्की है। चैलेंज नंबर 7 पूरे यूरोप के सामने अपनी पूरी की पूरी सिचुएशंस को दोबारा मजबूत करना और यूरोप से अपने पुराने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना यहां पर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैलेंज नंबर 7 इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी पूरी पोजीशन को मजबूत किए रखना है और यहां पर चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करके रखना है। 9वीं और 8वीं और 9वीं चुनौती। यहां इसके बाद अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती 10वीं अगर आप देखते हैं तो वो क्यूबा है, क्योंकि क्यूबा के अंदर क्यूबा और अमेरिका के रिलेशंस काफी ज्यादा लंबे समय से खराब होते आ रहे हैं और सिचुएशंस इस तरीके से आ चुकी हैं कि अल्टीमेट लेवल पर अमेरिका और क्यूबा कहीं ऐसा ना हो कि क्यूबा पूरा चाइना के फेवर में चला जाए और प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हो जाए। चैलेंज नंबर 11 जो है वो वेनेजुएला की है। चैलेंज नंबर 11 वेनेजुएला की है, जिसके अंदर अमेरिका अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डोमिनेंस के चक्कर में अमेरिका को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और वेनेजुएला और क्यूबा ये एक बेस हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर चाइना या रशिया के इन्वॉल्वमेंट के। और यही रीजन है कि ये दोनों के दोनों कंट्रीज असलियत में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो अमेरिका के सामने है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। अमेरिका का जो डेट है, जो कर्ज है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर एक हम एनालिसिस छोटा सा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 2 3 4 करके 12वीं प्रॉब्लम तक अगर आना चाहें तो एक मोटे तौर पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि सबसे पहला चैलेंज चाइना एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाने यानी विस्तारवादी नीति अपनाने के चलते यहां पर अमेरिका के जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो जापान है, चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे वो साउथ चाइना सी है, चाहे वो इंडिया आज के दिन है, इन सब के अंदर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है
और अपना एक्सपेंशन इस रीजन के अंदर इस तरीके से बढ़ा रहा है कि अमेरिका को समझ में, और सबसे बड़ी बात अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, और चाइना कॉन्टिन्यूसली अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके कॉन्टिन्यूसली अमेरिका को बहुत सारे देशों से पीछे धकेल रहा है। और यही अमेरिका की जो पॉलिसी, यही चाइना की जो पॉलिसी है, अमेरिका के लिए चैलेंज है। दूसरा चैलेंज चाइना की तरफ से है इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। और ये जो इकोनॉमिक राइज है, ये कहीं ना कहीं थ्रेट टू अमेरिकन डोमिनेंस ओवर इन वर्ल्ड्स इकोनॉमी, थ्रेट टू अमेरिकन डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जो अमेरिका की पकड़ है, उसको चुनौती देने का काम इस समय पर चाइना खुलकर कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन चाइना, अब अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और यही कारण है कि अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रहा है। चाइना का एक्सपेंशनिस्ट और इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अमेरिका के लिए सरदर्द है, और चाइना के सपोर्ट से जो देश चाइना के अमेरिका के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं वो भी। इसमें अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का आता है, और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्लान जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि आज अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर ही एलिगेशन है कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर पाकिस्तान को सप्लाई किया, और अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ईरान की मदद कर रहा है, और बाकी जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पॉसिबली उनको बेच सकता है। अब क्योंकि वो पॉसिबली उनको बेच सकता है, तो आने वाले समय में दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ जाएगी। हालांकि अमेरिका के पास दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी ऐसे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो या न्यूक्लियर पावर हो जो कि दुनिया के, जिसका पेशेंस लेवल कम हो और वो दुनिया को कभी भी न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल दे। ऐसे में किम जोंग उन को कंटेन करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चैलेंज है, जो बाइडेन के लिए खासकर। थर्ड पावर प्रोसेस है या थर्ड प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की। अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो अफगानिस्तान एक इस तरीके की सिचुएशन है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार चुका है, अफगान वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, या फिर यह कहें कि एक पीसफुल गवर्नमेंट जो है या एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो यहां इस्टेब्लिश हो जाए तो अमेरिका की बात बन जाए। और समस्या यही है कि यहां पर कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, और जो बाइडेन, ट्रंप के लिए भी एक सबसे बड़े सरदर्दी थी, जो कि दोहा के अंदर वार्ता शुरू करवा दी, वो कामयाब नहीं हो पाई। तालिबान आए दिन हमला कर रहा है, अमेरिका के 3-4 हज़ार सैनिक हैं जो यहाँ अटके हुए हैं, इनको बाहर निकालने की अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा। और ये अमेरिका और जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। चौथा चैलेंज या फोर्थ प्रॉब्लम जो भी अमेरिका के सामने है, और वो इन शॉर्ट ये कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईरान। चौथी प्रॉब्लम गिनती में भले ही, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईरान है। और यहां ये जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको इसलिए प्रॉब्लम माना जा रहा है क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया, इराक, जॉर्डन से लेकर लेबनान तक दिखाई दे रहा है, और इजराइल को यह सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस पूरे इलाके में अमेरिका के दबदबे को चैलेंज करने वाली ये पावर, और साथ में अफगानिस्तान के अंदर भी इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश, कुछ हद तक इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने वाली एक पावर ईरान है। और यही रीजन है
कि ईरान को और ईरान का न्यूक्लियर प्लान जो है, वो न्यूक्लियर पावर बनने का सपना, मिसाइल प्लान जो है, न्यूक्लियर प्लान और मिसाइल प्लान, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर प्लान और मिसाइल प्लान या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईरान के अमेरिका के लिए चैलेंज हैं। और इसी ईरान के एक्सपेंशन की वजह से फ्रेंड्स ऑफ यमन के अंदर भी ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। हूती विद्रोहियों का नाम अगर आप सुनेंगे तो सऊदी अरेबिया के ऊपर और आरामको जैसी कंपनियों पे खुल के मिसाइल दागने का काम हूती विद्रोही कर रहे हैं। ईरान का खूब इन्फ्लुएंस है। तो यहां आप देखेंगे कि ईरान एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है और इसे कंटेन करना, इसे होल्ड करना या इसे मेंटेन करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी भी है। इससे आगे अगर आप देखें रशिया का मामला, तो पांचवी प्रॉब्लम रशिया है। रशिया के अंदर पुतिन है। हालांकि रशिया की अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अमेरिका के लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन रशिया अगर चाइना के साथ जाकर खड़ा होता है तो रशिया चाइना को और ज्यादा मजबूत कर देगा और इस हद तक मजबूत कर देगा कि अमेरिका फिर चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक प्रॉब्लम, और वो तब तक है जब तक पुतिन है। इसीलिए आप देखेंगे पुतिन के चैलेंज, पुतिन के डोमिनेंस को कम करने के लिए अमेरिका कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि वहां कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हो और वहां कोई विपक्ष का नेता उभर कर आए। वो विपक्ष का नेता नेलवेली नाम पे फॉर्म में उभर कर आ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको पुतिन किसी भी तरीके से टिकने नहीं दे रहे। आए दिन पहले तो जहर देकर मारने की कोशिश करी, वेस्टर्न कंट्रीज ने उसका विरोध किया, लेकिन उनको जिंदा बचाया। अब उन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया गया है। हालांकि डेमोक्रेसी का सिस्टम वहां मजबूत होने की कागार पे है और पुतिन की पोजीशन कमजोर हो रही है, लेकिन अभी भी पुतिन इतने कमजोर नहीं है। और इसका एक पूरा एग्जाम्पल या यूं कहें एक ट्रेलर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में सबसे ज्यादा बड़ी विक्ट्री अगर किसी की हुई तो वो पुतिन और रशिया की हुई है। उसने अपना डोमिनेंस वहां बनाए रखा और नागोर्नो काराबाख इलाके के ऊपर अपनी आर्मी को एस्टेब्लिश कर दिया। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट पुतिन की है जो कि देखने लायक है। दूसरा, कभी आप बेलारूस में देखें या यूक्रेन के इलाके में देखें या ब्लैक सी में देखें या फिर ईस्टर्न यूरोप के इलाकों में देखें, रशिया का डोमिनेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। दूसरे इलाकों में अगर आप देखेंगे तो रशिया का डोमिनेंस अभी भी बहुत ज्यादा है और इस हद तक है कि रशिया यहां पर किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की पूरी ताकत रखता है। और यही रीजन है कि रशिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय पर है। अगली प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, वो है टर्की। यस, टर्की जो किसी टाइम पर बहुत ही लिबरल पॉलिसीज के नाम पर, अपनी लिबरल पॉलिसीज के नाम पर, अपनी उदारवादी नीतियों के नाम पर, या कैसे भी करें, नाटो ग्रुप का सबसे बड़ा सदस्य और यूरोप के अंदर जितनी भी सेनाएं थी नाटो के मेंबर्स थी उसमें दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी पावर अमेरिका का साथी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक बहुत स्ट्रांग फॉर्म में अमेरिका के साथ खड़ा रहा। लेकिन यहां अगर आप देखते हैं तो अर्दोगान आ चुके हैं और यहां ये जो अर्दोगान हैं ये रेडिकल पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और वो ग्रीस से लेकर इस ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। साथ में इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं, सीरिया इराक में, और ब्लैक सी के अंदर अपना दबदबा बढ़ाकर अपना इन्फ्लुएंस, ऑटोमन एम्पायर का एक ताकत वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पुराना जो ऑटोमन एम्पायर था वही ऑटोमन एम्पायर अब भी मैं दोबारा खड़ा करने की हिम्मत रखता हूं, कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका के लिए चैलेंज है क्योंकि पहले टर्की पूरे तरीके से अमेरिका के साथ था, अब टर्की चाइना और ईरान पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इस तरीके की
बाउंड्री लाइन बनाना चाहता है, और दूसरा वो रशिया के साथ मिलकर अच्छी खासी भागीदारी कर रहा है। और S-400 वाला जो रशिया के साथ मिलिट्री डील का मामला है वो अमेरिका के लिए एक चैलेंज रहा है। टर्की का अमेरिका के हाथ से खिसक कर रशिया के पाले में जाना अपने आप में एक चैलेंज है। हालांकि टर्की कौन सी पॉलिसी चल रहा है वो बाद में देखी जाएगी। सातवां चैलेंज जो सबसे बड़ा है और मेरा मानना यह है काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है यूरोपियन फ्रेंड्स जो अमेरिका के हैं उनकी नाराजगी। यूरोपियन फ्रेंड्स की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह जितने भी ट्रंप के टाइम पर, अब इसके ट्रंप के टाइम पर से अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के साथ काफी सारे रिलेशंस खराब होते जा रहे थे। काफी सारे रिलेशंस खराब होते जा रहे थे, और क्योंकि सारे रिलेशंस खराब होते जा रहे थे तो जो बाइडन बार बार ये नोटिस एक सिग्नल दे रहे हैं, बार बार ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब इनके साथ रिलेशंस अच्छे किए जाएंगे, रिलेशंस सुधारे जाएंगे, पुराने फ्रेंड्स के साथ अपनी दोस्ती मजबूत की जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दोस्ती के कमजोर होने के पीछे अमेरिका का एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, क्योंकि अब ट्रंप जो हैं वो खुले तौर पर बार बार कह चुके हैं कि अब यहां जो भी देश नाटो के फोर्सेस में ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ट्रंप बार बार कह चुके थे। उसके पीछे का कारण इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस था, आर्थिक संकट था, जिसकी वजह से ट्रंप उस आर्थिक, क्योंकि बिजनेसमैन था, वो राजनीति समझता नहीं था, उसको तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से पता है, वो ये कहेगा मैं लॉस क्यों सहूं, लॉस तुम भी सहो, अकेला मैं लॉस नहीं सहूंगा, तुम भी लॉस सहोगे, या खर्चा तुम भी करोगे, अकेला मैं नहीं करूंगा। और पॉलिटिक्स की कहानी थोड़ी दूसरी होती है, पैसा खर्च करने के बाद दोस्त कमाए जाते हैं। ट्रंप को यह चीज समझ में नहीं आ रही थी, बाइडन के लिए अब सारे यूरोपियन कंट्रीज नाराज हैं, तो बाइडन के लिए ये एक चैलेंज है। और ट्रंप ने जो बीज बो दिए थे वो और बड़ा चैलेंज है। जैसे जेरूशलम के मामले में, जेरूशलम के मामले में पूरे का पूरा उसे यहूदी कैपिटल डिक्लेयर कर देने से भी क्रिश्चियन वर्ड में नाराजगी थी, और अब जो बाइडन आने के बाद उस क्रिश्चियन वर्ड को सुधारने का एक मौका मिल रहा है। देखो वो कैसे सुधारते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोपियन यूनियन के साथ भी। अब अगर आप दूसरे सिचुएशन के अंदर देखते हैं यहां पर यूरोपियन यूनियन के बाद, तो यहां मैंने आपको बताया कि 8वां पार्ट क्यूबा और 9वां पार्ट वेनेजुएला है। 8वां और 9वां, बीच में थोड़ी गलती काउंटिंग आगे पीछे पॉसिबली हो गई होगी, लेकिन मोटे तौर पर यही है। अगर 8वां और 9वां देखेंगे तो मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका के महाद्वीप के ऊपर नॉर्थ और साउथ में 2 देश ऐसे हैं जहां फॉरेन पावर को एंट्री करने का मौका मिल गया है। यहां पर फॉरेन पावर जो है वो एंट्री कर सकती है, विदेशी शक्ति जो है वो इस जगह पर एंट्री कर सकती है, घुस सकती है, और अमेरिका की नाक के नीचे अमेरिका को चैलेंज कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की फॉर्म में देखने को मिला था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की फॉर्म में देखने को मिला था। तो इसलिए क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में रशिया ने तैयारी कर ली थी क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल फिट करने की, और महज कुछ किलोमीटर दूरी पर फ्लोरिडा से लेकर दूसरे थे, दनादन दनादन पटाखे गुंजवा देता और न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करनी थी, हद हो जाती और सिचुएशन जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक चैलेंज यहां पर आज के दिन म्यांमार भी है। यस, जो बाइडन के लिए एक चैलेंज, जो 10वां चैलेंज है, वो म्यांमार भी है। बीच में शायद मैंने नहीं लिखा था। म्यांमार के अंदर कूड अटैक हुआ है,
यानी एक पूरे का पूरा सैन्य तख्ता पलट हुआ है और उस सैन्य तख्ता पलट के चलते यहां पर अमेरिका के लिए बहुत तगड़ी सरदर्दी बन चुकी है कि उसे कैसे डील किया जाए। अगर सख्ती से डील करेगा तो चाइना एंटर करेगा, अगर धीरे से डील करेगा तो बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी कू डिटैट होगा, सैन्य शक्ति आएगी और अमेरिका के खुद के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर सवालिया निशान लग जाएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो जाएंगे कि आप जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो ये एक चैलेंज म्यांमार के रूप में भी है। और उसके बाद यहां इंडो पैसिफिक की बदलती सिचुएशन। कोई समय ऐसा था जब अमेरिका का यहां पर डोमिनेंस इस हद तक था कि सऊदी अरेबिया से लेकर, कतर से लेकर, कुवैत से लेकर, ओमान से लेकर, यूएई से लेकर, जिबूती से लेकर जितने भी देश थे सबके अंदर अमेरिका ने अपने स्ट्रॉन्ग बेस इस तरीके से बना रखे थे। और डियो गॉर्शिगो से लेकर, सिंगापुर से लेकर, मलेशिया से लेकर, थाईलैंड से लेकर एक से बढ़ के एक देश अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एक्सपेंशन अब जो हो रहा है, किसी टाइम पर इस साउथ चाइना सी के अंदर SCS में अमेरिका का दबदबा था, जबरदस्त दबदबा था। फिलीपींस को लेते हुए अमेरिका का दबदबा था। लेकिन अब यहां भले ही इंडिया बहुत ताकतवर है लेकिन चाइना अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। और क्योंकि चाइना अपनी पोजीशन को लगातार मजबूत कर रहा है, चाइना ताकतवर होता जा रहा है, उसका असर यह होगा, क्योंकि चाइना ताकतवर होता जा रहा है, इसका असर यह होगा कि यहां पर इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की पोजीशन कमजोर होगी। और अमेरिका की पोजीशन कमजोर होने के साथ साथ सिचुएशंस जो हैं वो चाइना के फेवर में जाती चली जाएंगी। जो बाइडन इसको कैसे निपटाते हैं ये भी उनके लिए चैलेंज है। फ्रेंड्स बना के निपटाते हैं या अकेले निपटाते हैं। फ्रेंड्स भी बनाएंगे तो कब तक उन फ्रेंड्स को मेंटेन करेंगे, कैसे उस फ्रेंड्स को मेंटेन करेंगे, ये चीज भी मैटर करेगी। जब ये सारी चीज मैटर करेगी तो इन सब का एक की फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, सभी प्रॉब्लम्स से अकेला अमेरिका चैलेंज को झेल लेगा, जूझ लेगा अगर, और इन सब के लिए चाहिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और अब अमेरिका की वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जा चुकी है। अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट है यानी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ चुका है। अमेरिका के अंदर जो है डेट प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अमेरिका के अंदर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो हैं वो उस लेवल पर काम नहीं कर रही हैं जिस लेवल पर चाइना में काम कर रही हैं। और चाइना इसके इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाइना ने जितना भी पैसा दुनिया में एक्सपोर्ट करके कमाया उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स को खरीदने में लगा दिया। और ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो अमेरिकी सरकार को कर्जा देने के पत्र हैं। और अमेरिका के एक तरीके से सबसे बड़ा कर्जदाता अगर कोई दुनिया में है, $14 ट्रिलियन का जो अमेरिका पे कर्ज है, और वो कर्ज अगर अमेरिका को चुकाना है तो उसके अंदर बड़ा हिस्सा, अप्रोक्सीमेट $3 ट्रिलियन का हिस्सा चाइना ने दे रखा है। और यही कारण है कि अमेरिका जो है किसी भी तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के देशों को जो फंसाने की पॉलिसी अपना रहा है वो डेट ट्रैप है, यानी कर्जा देता है और उस देश को अपने कर्ज के जंजाल में ऐसा फंसा लेता है कि कम से कम अगले 100 साल तक तो वो देश उस कर्ज को उतारने की सोच भी नहीं सकता। यही एक रीजन है, ये सबसे बड़ी सिचुएशन है जो चाइना के फेवर में जा रही है और अमेरिका के अगेंस्ट में जा रही है। और ये 12वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका की। जो बाइडन के सामने 12वीं सबसे बड़ी चुनौती है। और इन सब 12 चुनौतियों को अमेरिका, ट्रांसफर ऑफ पावर और बाकी सब चीजें और अलग अलग हैं, 12 बड़ी चुनौतियां हैं, उनको कैसे निपटेगा।
जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और यही कारण है कि सुगबुगाहट है कि क्या ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ अमेरिका? अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।